नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विज्ञान के रिवीजन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो तो देख ही रहे होंगे और साथ में विज्ञान का रिवीजन भी आपके लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है, जो लेके हम आपके बीच हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे क्लास में और विज्ञान की एक और कड़ी में आगे सवालों को जोड़ते हुए कुछ बात करेंगे। दोस्तों बात की जाए तो आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक डायलॉग बॉक्स। उस बॉक्स में रोग, सूक्ष्मजीव, संचरण का माध्यम और रोकथाम के सामान्य उपाय दोस्तों बताए गए हैं। चलिए दोस्तों फिर बात कर लेते हैं। ये दोस्तों बात की जाए, पहला हैजा। हैजा किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। संचरण का माध्यम क्या है? दूषित जल एवं भोजन है। रोकथाम के दोस्तों इसके उपाय क्या हैं? तो यदि उपाय की बात करी जाए तो आसपास गंदगी, कूड़ा व जल एकत्र ना होने देना, ये दोस्तों इसके उपाय हैं। अगला दोस्तों है टाइफाइड। टाइफाइड की दोस्तों हम बात करें तो इसका सूक्ष्म जीव जो है वो जीवाणु है। ये जीवाणु से फैलता है और माध्यम क्या है दोस्तों इसका? तो वो दूषित जल है। इसके दोस्तों रोकथाम के उपाय यदि हम बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कूड़ा करकट मल को सदैव ढकी अवस्था में रखना तथा जल के स्रोतों से दूर रहना। अगला दोस्तों है क्षय रोग। ये दोस्तों क्षय रोग की बात करें तो जीवाणु सूक्ष्मजीव है। संचरण का माध्यम दोस्तों वायु है। तो क्षय रोग मतलब तपेदिक, ये वायु से दोस्तों फैलता है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो रोगी को अलग रखना एवं BCG, बैसिलस कैलमेट और ग्यूरियम का टीका लगवाना तथा ठंड से बचाव करना, इसके दोस्तों ये उपाय हैं। अगर दोस्तों बात करें सर्दी जुकाम, तो ये विषाणु से दोस्तों फैलता है। संचरण का माध्यम वायु है। अब दोस्तों इसके उपाय यदि हम बताएं तो सबसे पहले खांसी आने पर दोस्तों, खांसी आने पर मुख को हाथ या रुमाल से ढकना। रोगी के रुमाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। फिर दोस्तों जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये विषाणु दोस्तों इसका सूक्ष्मजीव है। संचरण का माध्यम जो जापानी मस्तिष्क ज्वर है उसका दोस्तों संचरण का माध्यम मच्छर है। फिर दोस्तों यदि बात करें तो ये रोकथाम के जो उपाय हैं तो धान के खेतों व गड्ढों में नीम की खली का दोस्तों प्रयोग करें, या नीम का कह सकते हैं हम प्रयोग करें। उसके बाद दोस्तों एक्यूट एंड यदि हम अगला बात करें तो एक्यूट दोस्तों इंसेफ्लाइटिस, ये जो इसका सूक्ष्म जीव है विषाणु और जीवाणु है। संचरण का दोस्तों जो माध्यम है वो मच्छर, पानी, हवा एवं खान पान की जो सामग्री है दोस्तों। तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ये दोस्तों विषाणु, जीवाणु, कवक और संचरण का माध्यम मच्छर हो गया, पानी, हवा एवं खान पान की सामग्री दोस्तों। अब इसके यदि उपाय की हम बात कर ली जाए तो दोस्तों उपाय में हम देखेंगे कि पानी के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें एवं बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों सवाल नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा है अंडा उत्तम स्रोत है। विकल्प नंबर A तंतुओं का, B प्रोटीन का, C कार्बोहाइड्रेट का, D वसा का दोस्तों। तो इस पर देखेंगे तो सही विकल्प होगा वो B प्रोटीन का। अंडा दोस्तों प्रोटीन का उत्तम स्रोत माना जाता है। अंडा में लगभग सारे आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसका प्रोटीन दोस्तों उच्च कोटि का होता है। अगला दोस्तों सवाल बात करेंगे, निम्नलिखित में से जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए दोस्तों। तो इसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर दोस्तों, इसका आंसर होगा B तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड हम बोलते हैं दोस्तों। इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या है। बात करें दोस्तों तपेदिक, न्यूमोनिया, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस इत्यादि जीवाणु जनित रोग हैं। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रमण से फैलता है जो प्रोटोजोआ जनित रोग है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य शेष विषाणु दोस्तों हैं। अन्य जितने भी रोग इसमें दिखेंगे वो दोस्तों विषाणु से फैलते हैं। आगे बात करें इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की,
तो जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है ये एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बीमारी के रसायन, लीची एक फल होता है दोस्तों, लीची में फल पाए जाते हैं दोस्तों, मतलब इसका है जापानी मस्तिष्क ज्वर एवं एक्यूट इंसेफ्लाइट सिंड्रोम बीमारी के रसायन लीची में पाए जाते हैं। अगर दोस्तों यदि हम बात करें तो इसमें कह रहा है सही समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा टीके मतलब वैक्सीन के रूप में रोग होने से पूर्व शरीर में पहुंचाने से उसी रोग के प्रति एक विशेष प्रकार की प्रतिरोध क्षमता का विकास होता है। मतलब टीका लगने से रोग को रोका जा सकता है। अगला दोस्तों बात करेंगे, ये टीके अलग अलग प्रकार से तैयार किए जाते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः जीवाणु तथा विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के प्रति किया जाता है। कुछ टीके दोस्तों, यदि हम आगे दोस्तों बात करें, कुछ टीके रोगजनक तो ताप, पराबैंगनी किरणें, अल्कोहल, फार्मेलिक आदि द्वारा मारकर तैयार करते हैं, जैसे टाइफाइड तथा हैजा एवं JEAES के टीके दोस्तों। अगला यदि हम दोस्तों बात करें, कुछ टीके रोगजनक के विषैले पदार्थ उत्पन्न करने वाले गुण को नष्ट करने के बाद उसकी प्रतिजैविक क्षमता का प्रयोग करने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे टिटनेस का टीका आदि। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण दोस्तों कहलाता है। अगला सवाल को दोस्तों देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों है बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारा, कह रहा है कि सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में दोस्तों सही है? तो इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। इसका जो विकल्प सही होगा वो दोस्तों सी, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होता है दोस्तों। फिर यदि दोस्तों हम बात करें तो मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होता है। ये एंजाइम दीमक में पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं? दीमक में पाए जाते हैं। दोस्तों आप सिर्फ मुझे सुनते रहिए, आपका पूरा रिवीजन मैं करवा दूंगा। आप चाहें टेट के लिए हों, चाहे सुपर टेट के लिए हों, चाहे दोस्तों आप कह सकते हैं रेलवे के लिए हों या लेखपाल के लिए हों, जहाँ जहाँ साइंस का प्रभाव रहा है या रहेगा वहाँ से हम प्रश्न उठा के आपके सामने दोस्तों लाएंगे। और बस आपको इतना करना है कि मेरे चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है, बस सुन लेना है, चाहे वो वीडियो दोस्तों PDF के माध्यम से हो, चाहे वो बोर्ड के माध्यम से हो, सिर्फ आपको सुन लेना है दोस्तों। और कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ तो मैं दोस्तों फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, और जितने भी बोर्ड के माध्यम से हमारे आप तक वीडियो पहुँचेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो दोस्तों सब्जेक्ट अधूरा नहीं रहेगा। कोई और किताब पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारा दोस्तों आपसे वादा है। चलिए दोस्तों, समय को ना जाया करते हुए प्रश्न बात करेंगे। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। किसका उदाहरण दोस्तों? तो विकल्प इसका डी सही होगा, बद्ध संधि, जिसको फिक्स जॉइंट कहा जाता है। तो यदि दोस्तों हम इसमें बात करें तो हिंज संधि इसको बोलते हैं। हिंज जॉइंट की अस्थियां केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती हैं, जैसे कोहनी एवं घुटने की संधियां। कंदुक खलिका संधि दोस्तों में ह्यूमरस एवं फीमर अस्थियां किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती हैं। खूंटी संधि दोस्तों द्वितीयक कशेरुक के ओडोंटॉइड प्रवर्धन तथा करोट के माध्यम दोस्तों पाई जाती हैं। ये दोस्तों अन्य आपके विकल्प थे, उनका डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि लाल रस लार का कार्य है। लाला रस या लार का क्या कार्य है दोस्तों? तो कह सकते हैं मंड या स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। तो दोस्तों इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव देखेंगे। लाला रस, लार, मंड मतलब स्टार्च, तो लार को लाला रस कहते हैं, और मंड मतलब स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त भोजन में चिकनाई लाकर उसे निगलने में मदद करता है। इसमें टाइलिन पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? टाइलिन दोस्तों पाया जाता है। अगला दोस्तों सवाल हमारे बीच में है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है दोस्तों। तो इसका विकल्प सही होगा आपका सी। पहले दोस्तों कृदंत होता है, आगे कृदंत, फिर होता है रदनंग, फिर अग्रचणक, फिर चौणक, मतलब कृदंत खुतरने वाले दांत दोस्तों, फिर रदनंग चबाने वाले
उसके बाद अग्र चरण आगे जो हम चबाते हैं, फिर चरण जो पूरी तरीके से अंदर चबा जाते हैं दोस्तों। कह सकते हैं हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। कृतंक, रदनंक, अग्रचर्णक, चर्वक, इससे संबंधित सूत्र इसमें दिखाया गया है। मैं कभी आपको दोस्तों बताऊंगा। इसमें मानव के मुख में 16 जोड़े अर्थात 32 दांत होते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम आपसे फिर बात करेंगे और बताऊंगा दोस्तों कि इसका सूत्र क्या है और कैसे यहाँ पर दोस्तों इस सूत्र से निकाल सकते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका विकल्प आपका सही होगा दोस्तों बी, वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसके बारे में। डिस्क्रिप्टिव दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, पोलियो का कारण है। पोलियो का कारण दोस्तों इसका विकल्प ए प्रोटोजोआ, विकल्प बी फफूंद, विकल्प सी विषाणु वायरस, विकल्प डी बैक्टीरिया दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा विषाणु। इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। पोलियो एक विषाणु के कारण होता है। दुनिया में पोलियो का इलाज करने के लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। भारत तो अपना पोलियो मुक्त है, आप तो जानते होंगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजक का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है दोस्तों। तो इसका दोस्तों आपका जो विकल्प होगा वो ए सही होगा, ग्रसिका, बृहदांत्र, मलाशय। दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। मानव पाचन तंत्र में ग्रसिका, बृहदांत्र तथा मलाशय है जो कोई भी पाचन कार्य नहीं करते हैं दोस्तों। अगला सवाल, जिस तालाब से जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए दोस्तों। तो इसका दोस्तों विकल्प सही होगा। विकल्प सारे ना पढ़ के मैं सीधा आंसर पढ़ूंगा ताकि टाइम दोस्तों बच जाए। तो इसका विकल्प सही होगा बी, आयोडीन। थायराइड ग्रंथि के उचित रूप से क्रियाशीलता के लिए आयोडीन की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः कार्यांतरण हेतु टैडपोल मतलब मेढक के बच्चे के वृद्धि के लिए आयोडीन युक्त जल आवश्यक है। अगला दोस्तों भी सवाल है, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम। तो इसका दोस्तों विकल्प आपका सही होगा बी, युग्म, बनाना, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण। इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। मानव युग्मज में सर्वप्रथम युग्मक का निर्माण होता है जो अंडाणु एवं नर मतलब शुक्राणु। महिलाओं में अंडाणु होता है और नर में दोस्तों शुक्राणु होता है, दोनों अलग अलग होता है। इसके बाद निषेचन होता है एवं अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जायगोट वृद्धि से भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात दोस्तों क्या होगा। मानव शरीर में क्षुद्रांत एवं बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात। तो इसका दोस्तों विकल्प सही होगा आपका बी, 5:1। एक वयस्क मनुष्य की क्षुद्रांत या छोटी आंत की लंबाई 6 से 5 मीटर या 22.5 फीट होती है, जबकि बृहदांत की लंबाई 1.5 मीटर औसत 5 फीट। इस प्रकार वेदांत एवं क्षुद्रांत की लंबाइयों का अनुपात 25:5 या 5:1 उचित विकल्प है दोस्तों। अगला दोस्तों सवाल हम देख लेते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। तो दोस्तों इसका विकल्प सही होगा ए, 37 सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। दोस्तों इसके बारे में सवाल नीचे लगा है, आप लगा के देख लेंगे, वरना दोस्तों इसका वीडियो मैं बना के डाल दूंगा और बोर्ड पर समझा दूंगा और सवाल भी आपको दूंगा दोस्तों, उसमें आप देख लेंगे। चलिए दोस्तों आगे शुरू होते हैं।
कोई व्यक्ति गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, मतलब रोग से ग्रस्त है, इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है दोस्तों? तो इसका दोस्तों आपका विकल्प सही होगा डी, थायराइड ग्रंथि सही से दोस्तों कार्य नहीं कर रही है। यदि कोई व्यक्ति गॉइटर नामक व्याधि से ग्रसित है तो उसकी थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। थायराइड मानव शरीर का एक प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन के निचले हिस्से में होती है। छोटी सी यह ग्रंथि शरीर में हार्मोन का निर्माण करती है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है या रखती है। अगला दोस्तों कार्य है, दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रक्रम के संबंध को कहते हैं। इसका दोस्तों विकल्प होगा सही आपका डी, सहजीवन। इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक जीव दूसरे को आवास तथा पोषक प्रदान करता है जबकि दूसरा जीव भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है, तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन में एक शैवाल तथा एक कवक घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहते हैं। शैवाल तथा निर्मित भोजन कवक को मिलता रहता है तथा इसके बदले में वह कवक से खनिज लवण, स्थान व रक्षा प्राप्त करता है। अगला दोस्तों सवाल है आपका, आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है दोस्तों, गति करता है। तो इसका दोस्तों जो विकल्प सही होगा ए, क्या सही होगा विकल्प दोस्तों? ए, ग्रास नली की भित्ति एवं पेशियां संकुचन करती हैं। तो इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। जो ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो आमाशय खुलती है, भोजन में पहुंचती है। ग्रास नली की दीवार में सुरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है जिसे क्रमाकुचन कहते हैं। इस प्रकार की गति के कारण भोजन में धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। आगे दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। व्यायाम के पश्चात कभी भी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, मतलब खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका विकल्प सही होगा आपका सी, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारे पेशियों में क्रैम्प आते हैं, मतलब खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण है कि ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं हो पाता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं दोस्तों। इसका सही आपका विकल्प होगा सी, ग्रासिका, मुख गुहा, मलाशय। इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। ग्रसिका, मुख गुहा, मलाशय पाचन तंत्र के पाचन कार्यों में शामिल नहीं होते हैं। अगला विकल्प दोस्तों है, सवाल देखेंगे अगला, आहारी रेशे हैं, आहारी रेशे हैं। इसका सही विकल्प होगा सी, रुक्षांश भी कहते हैं। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव दोस्तों देखेंगे। रुक्षांश भी कहते हैं। आहारी रेशे आहार में उपस्थित रेशे तत्व को कहते हैं। ये पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाचय होते हैं लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में अत्यावश्यक योगदान करते हैं। आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे दोस्तों। स्टरलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों की सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते। लुई पाश्चर 866 ने इसको दोस्तों 866 ने दूध में किण्वन रोकने के लिए पाश्चुरीकरण विधि का पता लगाया। इस विधि में दूध का बीज संक्रमण करते हैं। लो टेम्परेचर होल्डिंग विधि में दूध को 100
45 फ़ारेनहाइट पर लगभग 30 मिनट गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर शार्ट टाइम विधि में दूध को 161 फ़ारेनहाइट 71.7 सेंटीग्रेड पर लगभग 15 सेकंड गर्म करते हैं। इस विधि से सभी हानिकारक या रोग कारक जीवाणु व बीजाणु मृत हो जाते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों इसकी हम तो और देख लेंगे। जैसे कि यदि बात की जाए तो अचार में नमक मिलाकर रखने से नमक संरक्षक का कार्य करता है। इससे द्वारा उत्पन्न माध्यम में एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं जो सामान्यतः तापक्रम में भोजन विखंडित कर देते हैं। ये दोस्तों बात की जाए यदि अचार में छिपकली पड़ जाए और उसमें नमक मिला है तो छिपकली को बाहर निकाल के दोस्तों डाला जा सकता है और अचार सही रहेगा। जैसे दोस्तों छिड़का है, यदि उसमें कोई चीज़ गिर जाए तो वो गलती नहीं वैसे ही रखी रहती है। चलिए दोस्तों फिर उस पर बात करेंगे। जैसे दोस्तों बात करें जैम जेली व शरबत जिन बर्तनों में सुरक्षित रखे जाते हैं उनको जीवाणु रहित या स्टेरलाइज किया जाता है। इससे बर्तनों को निश्चित समय के लिए पानी में खौलाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सामग्रियों में सोडियम मेटाबाई सल्फेट तथा सोडियम बेंजोएट की निश्चित मात्रा मिलाई जाती है जो परिरक्षक का कार्य करती है। सॉस चटनी में एसिटिक अम्ल परिरक्षक का कार्य करता है दोस्तों। अगला दोस्तों सवाल देखते हैं। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका दोस्तों आपका विकल्प सही होगा ए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में शरीर के अंदर पहुंच जाए तो दम घुटने लगता है तथा मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है दोस्तों। अगला दोस्तों विकल्प देखेंगे। प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। तो इसका दोस्तों जो विकल्प सही होगा वो आपका डी हैजा। प्रतिजैविक का उपयोग हैजा के उपचार में किया जाता है। हैजा एक संक्रामक रोग है। यह विब्रियाओं कालेरी नामक जीवाणुओं द्वारा फैलता है दोस्तों। अगला है मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है सैंडल संधि। कह रहा है दोस्तों मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से कार्य करता है क्योंकि इसमें उपस्थित है सैडल संधि। सैडल संधि में बाल और सॉकेट दोनों ही कम विकसित होते हैं। इसमें एक से अधिक दिशा में गति संभव है। उदाहरण के तौर पर स्तनधारी में अंगूठे की मेटाकार्बन के बीच सैडल संधि पाई जाती है। अगला दोस्तों सवाल है नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग एवं उनके स्रावित रस के मिलने वाले सही क्रम को चुनिए। तो दोस्तों यदि इसका विकल्प आपका सही होगा तो बी वाला सही होगा। 2 3 1 4 दोस्तों 2 3 1 4 दोस्तों सही होगा। अब इसके बारे में यदि हम बात करें विकल्प आपका बी सही है तो इसको दोस्तों देख लेते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। विकल्प दोस्तों बी सही आपको दिख गया। अब ए का दोस्तों इसमें क्या होगा 2 होगा तो ए का दोस्तों ये आपका मिलेगा। बी का दोस्तों 3 मिलेगा दोस्तों। फिर सी का 1 मिलेगा और फिर डी का 4 मिलेगा। ये दोस्तों इसका मिलान बनेगा। तो इसका मतलब है कि अमाशय जठरस, फिर दोस्तों यकृत पित्तरस, अग्नाशय रस, छोटी आंत अंतःस्रावी दोस्तों। तो इसमें दिखा है अमाशय जठरस, यकृत पित्तरस और अग्नाशय रस, छोटी आंत अंतःस्रावी। अगला दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन युक्त है दोस्तों। तो इसका आपका विकल्प सही होगा BC। दोस्तों BC जल में घुलते हैं, बाकी सब वसा में घुल सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन BC और वसा में घुलनशील विटामिन ADE दोस्तों है। तो इसको दोस्तों हम इस तरीके से याद कर सकते हैं केडा करके दोस्तों KDA हम चाहें दोस्तों तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। केडा वसा और BC पानी, इस तरीके से दोस्तों हम याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। शरीर
वर्धक भोजन होता है, शरीर वर्धक भोजन होता है। तो इसका दोस्तों आपका जो विकल्प सही होगा वो बी, प्रोटीन। शरीर वर्धक भोजन प्रोटीन दोस्तों होता है। तो इसके बारे में दोस्तों कुछ देख लेंगे। प्रोटीन पदार्थ वृद्धि नियामक पदार्थ है। वृद्धि करते हुए शरीर को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। शर्करा ऊर्जा के सीधे स्रोत हैं। वसायुक्त भोजन शरीर को मोटा बनाते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, जबकि रेशेयुक्त भोजन पाचन तंत्र को सहज बनाने में मदद करता है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि हमने जो प्रयास किया है वो सार्थक साबित होगा आपके लिए, तो दोस्तों आपसे बस थोड़ी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम बहुत कम आपसे कहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं और आप हमारी आवश्यकता को और हम आपकी आवश्यकता को समझते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले रिवीजन के साथ। नमस्कार दोस्तों।